वेलकम टू ऑल यू नीड टू नो एवरीवन। एंड आज मैं आपको बताऊंगा ऑल यू नीड टू नो अबाउट वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपेंड। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, बट क्यों हुआ था उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो फ्रांस में हमारी बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी, एंड बर्बन डायनेस्टी के एक वन ऑफ द ग्रेट किंग जो थे वो थे किंग लुई द 14th ने उन्होंने रूल किया था 1638 से लेके 1715, 1638 टू 1715। एंड एब्सोल्यूट मोनार्की में बिलीव करते थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग थे, अनलिमिटेड पावर थी उनके पास। जहाँ टैक्स लगाना लगाते थे, एग्जीक्यूशन भी वही करेंगे, जुडिशरी भी वही है, लेजिस्लेचर भी वही है, लॉ भी वही बनाएंगे, डिक्लेयर भी वही करेंगे, वॉर्स पीस भी वही साइन करेंगे। एंड अपने लोगों को कोई बेसिक राइट नहीं था, क्योंकि सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं था। ही यूज्ड टू से आई एम द स्टेट। फ्रांस क्या है? मैं फ्रांस हूँ। इट्स नॉट द पीपल, इट्स नॉट द टेरिटरी, वट एवर आई एम सेइंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस कंट्री। तो लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे अपने पड़ोसियों से, जैसे कि उस टाइम पे सारे राजा लड़ते थे। एंड बड़े बड़े बिल्डिंगें बनवाते थे वे। हमारे यहाँ पे भी जैसे मुगलों ने किया था, लड़ाइयाँ भी लड़ते रहते थे, बिल्डिंग बनाते रहते थे। तो सेम थिंग ही वॉज डूइंग इन फ्रांस। तो फ्रांस में उन्होंने पहले वो वर्साइल बनाया था, बहुत ज़्यादा महंगा था वो, बहुत ज़्यादा लेविशली डिज़ाइन किया था। एंड अपनी लड़ाइयों की वजह से, ये बनवाने की वजह से होता क्या था, और जो इनके साथ भी हुआ, 1715 में जब ये मरने वाले थे तब तक आपका पूरा फ्रांस जो था बैंकरप्ट हो चुका था अच्छे से। और इनके जो अगले फिर जो आने वाले थे नेक्स्ट रूलर, लुई द 15th, वो आए थे जिन्होंने रूल किया था 1715 से लेके 1774 तक। तो इन्होंने इनहेरिट किया एक बैंकरप्ट स्टेट को। एंड अगर ये अच्छे रूलर होते तो मैनेज कर लेते, बट इनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टेट को चलाने में। ये अपने पार्टियों में और अपने प्लेजर्स में एंगेज रहते थे, रॉयल लाइफ के। और इनके टाइम पे फ्रांस ने बहुत सारी अपनी लड़ाइयाँ और बहुत सारी कॉलोनीज लूज़ की। तो फ्रांस की उस टाइम पे इंडिया में भी कॉलोनी थी, आपको पता है, पौंडीचेरी हो गया, माहे हो गया, ये फ्रेंच कॉलोनीज थी हमारी। एंड फ्रांस जो कनाडा था, कनाडा पूरा का पूरा आपका फ्रांस की कॉलोनी था। ये ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़ते रहते थे, खासकर जो 7 ईयर्स वॉर लड़ी गई इनके टाइम पे 1756 से लेके 1763, 1756 टू 1763 में 7 ईयर्स वॉर हुआ, जो कि ये बहुत बुरे तरीके से हार गए। एंड उसकी वजह से उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करना पड़ा, जिसमें पूरा का पूरा कनाडा लूज़ कर दिया। इंडिया में ब्रिटेन के साथ, जो इंडिया में, क्योंकि ब्रिटेन की भी कॉलोनीज थी, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए हुए थे, और फ्रेंच के नीचे साउथ इंडिया में थे, ये दोनों भी आपस में लड़ रहे थे। एंड इन वॉर्स को हम कहते हैं कार्नेटिक वॉर्स। एंड कार्नेटिक वॉर्स का रिजल्ट भी ये हुआ कि फ्रांस यहाँ पे हार गया, और फ्रांस को अपनी बहुत सारी कॉलोनीज और अपना क्लेम यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। तो लुई द 15 ने भी कंडीशन कोई ज़्यादा सुधारी नहीं। नेक्स्ट बंदे आगे हमारे लुई द 16th, जिन्होंने 1774 में संभाली अपनी गद्दी। एंड ये तो बिल्कुल ही कैपेसिटी नहीं थी इनमें स्टेट को रन करने की। ऑलरेडी डेट इतना ज़्यादा हो चुका था, बहुत ज़्यादा डेट हो चुका था, अब बैंकरप्ट हो रखे थे। बट ये जो थे, ये बंदे बहुत ज़्यादा इजीली इन्फ्लुएंस कर दिए जाते थे, किसी की बात मान लेते थे, कोई भी इनको बुद्धू बना देता। लुई द 16th के टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। ये अपनी वाइफ, जिनका नाम था मैरी एंटोनेट, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे, उनका इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड था। एंड वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। एंड इन्होंने कभी गरीबी तो देखी नहीं, नीचे लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इनको उससे कोई मतलब नहीं था, इनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि लोग कैसे रह रहे थे। नेक्स्ट चीज़ हम यही देखते हैं कि लोग कैसे रह रहे थे, कि फ्रांस की सोसाइटी की कंडीशन कैसी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी 3 क्लासेस में, जिनको हम बोलते थे 3 एस्टेट्स। सबसे पहली जो क्लास थी वो थी आपकी क्लर्जी, चर्च वाले लोग हो गए, आपके फादर हो गए, आर्च बिशप हो गए, प्रीस्ट हो गए। तो ये सारे के सारे जो थे, चर्च के पास बहुत सारा लैंड था, रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर आता था ये। एंड ये आपके जो पेजेंट्स होते थे उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, 1/10 ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देन सेकंड जो हमारा था, नोबिलिटी था, सेकंड क्लास। नोबिलिटी आपके हो गए नवाब वगैरह, राजा के अंडर जो आते हैं, वहाँ पे कोर्ट में जो बैठे रहते हैं, प्लस इनके अपने पूरी कंट्री में अपने खुद के बड़े बड़े मैनर हाउसेज हैं, घर हैं, पैलेस हैं, और उन पैलेसेस में आपके काम करते हैं कौन? पेजेंट्स। तो पेजेंट जो थे ये आपकी थर्ड क्लास थी। कॉमनर्स, आपके कॉमनर्स हो गए। एंड कॉमनर्स में जो सबसे बड़ा डोमिनेंट ग्रुप था वो पेजेंट्स का ही था। पेजेंट्स आपके लेबर हो गए, खेती करने वाले हो गए, इनकी खुद की अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, एक तो दूसरों की ज़मीनों पे इन्हें करना पड़ता था, चर्च की ज़मीन पे करना पड़ता था, और आपके नॉबल्स की ज़मीन पे करना पड़ता था। प्लस सारा का सारा टैक्स इन्हीं को देना पड़ता था। आपका जो क्लर्जी और नॉबिलिटी है वो पूरा पूरा टैक्स से एग्जेम्प्टेड थे। तो सारा का सारा टैक्स का बर्डन इनके ऊपर आ गया था। प्लस इनमें क्या हो रहा था, कॉमनर्स में अभी मिडिल क्लास राइज हो रही थी।
बिकॉज आपकी कॉलोनी बना रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे इंडस्ट्री बन रही है, आपकी मिडिल क्लास आने लग गई, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। अब ये सब क्या चाहते थे, ये देख रहे थे कि सारा का सारा काम हम कर रहे हैं, सारा का सारा टैक्स भी हमें देना पड़ रहा है, और सारे के सारे उससे टैक्स देने के जो मज़े हैं वो नॉबल्स और ये हमारे क्लर्जी और राजा लूट रहे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट आपकी जो थर्ड एस्टेट है वो पूरी की पूरी परेशान है अपनी पहली टू एस्टेट से। पेजेंट्स भी परेशान हैं और आपकी जो राइजिंग मिडिल क्लास है वो भी परेशान है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। तो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा बुरी थी, क्योंकि लड़ाइयाँ आप हार रहे थे बार बार, आपकी कॉलोनीज थी वो छिन गई थी, एंड राजा बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट था, टैक्स स्ट्रक्चर आपका ख़राब था, सारा का सारा टैक्स आपको बस थर्ड एस्टेट को देना पड़ रहा है। वॉर्स में बार बार हारने की वजह से आपका डेट हो चुका है, क्योंकि आपकी रॉयल स्पेंडिंग है वो तो आपकी वैसे ही चल रही है, आपको अपने खर्चे कम करने नहीं हैं, नीचे कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, लड़ाइयाँ आप जीत नहीं रहे हो, कॉलोनीज आपकी चली गई हैं। एंड ऊपर से किंग लुई द 16 ने क्या ब्लंडर किया, अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था ब्रिटेन के अगेंस्ट, जो उनका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला 1776 से लेकर 1783 तक चला। तो अमेरिका ब्रिटिश की कॉलोनी था और वो आज़ादी चाहते थे। एंड किंग लुई द 16 जो थे ब्रिटिशर से क्योंकि चिढ़ते थे, और उस चक्कर में उन्होंने जाके अमेरिकन को फाइनेंस किया। अपने पास पैसे नहीं है और आप अपने लोगों को और अपने आर्म्स एम्यूनिशन को भेज रहे हो दूसरों की लड़ाइयों में, तो लोग उससे और भी ज़्यादा परेशान हो गए। एंड बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने किंग को कहा कि भाई अपना फाइनेंसेस कट कर लो, जो आपकी रॉयल स्पेंडिंग है बहुत ज़्यादा है। बट क्योंकि वो मैरी एंटोनेट की बहुत ज़्यादा सुनते थे, मैरी एंटोनेट ने कहा कि नहीं, हम तो राजा हैं, हम राजाओं की तरह ही रहेंगे, एंड वी आर नॉट गोइंग टू कट आवर एक्सपेंडिचर्स। फिर कंट्री साइड में क्या हुआ, जो लोग रह रहे थे, क्योंकि सारे के सारे खेती पे डिपेंडेंट थे, तो अगर वेदर ख़राब हो जाता तो उसका सारी की सारी मार पड़ती थी आपका किसानों पे, पेजेंट्स पे। एंड यही हुआ 1789 में जब रेवोल्यूशन होने वाला था, उससे 2-3 साल पहले तक आपकी पूरी क्रॉप फेल होने लग गई, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, लोगों के पास खाने को कुछ भी पैसे नहीं थे। एंड लोगों ने इसलिए परेशान हो गए, क्या किया, सारे के सारे लोग आगे पेरिस में आके बैठ गए। एंड पेरिस में मासेस गैदर हो गए लोगों के, और सारे के सारे डिससेटिस्फाइड हैं, डिसग्रंटल्ड हैं, परेशान हैं आपके क्लर्जी और नोबिलिटी से। अब ये जो सारी कंडीशन है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, पेजेंट्स की कंडीशन है, अब ये सारी कंडीशन ऐसा नहीं है कि कुछ नई थी। राजाओं के अंडर हमारे यहाँ पे इंडिया में भी फेमाइन्स आई हैं, और राजा एब्सोल्युटली ही रूल करते थे, लड़ाइयाँ भी यही करते थे। बट रेवोल्यूशन सिर्फ ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं कि सिर्फ इन चीज़ों के कारण रेवोल्यूशन हो गया। एक दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ, दैट वाज द रोल ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। तो ये कुछ लोग थे, जैसे कि मैंने बताया कि मिडिल क्लास राइज कर रही थी, मिडिल क्लास में एजुकेटेड लोग आ रहे थे, लॉयर्स आ रहे थे, फिलोसोफर्स आ रहे थे। इन लोगों ने अपनी फिलॉसफी देनी स्टार्ट की। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया जो कि अभी तक का एस्टेब्लिश ऑर्डर था कि राजा है, राजा को भगवान ने बिठा रखा है, एंड आपको उसकी सारी बातें माननी है। दीज पीपल स्टार्टेड कॉन्ट्राडिक्टिंग दैट। तो जब बड़े बड़े नाम थे इसमें, उनके बारे में पढ़ते हैं हम, थोड़ा उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे बड़े नाम थे इनमें वोल्टेयर थे, मोंटेस्क्यू थे, एंड रूसो थे। वोल्टेयर जो थे वो चर्च और रॉयल एब्सोल्यूटिज्म जो था कि किंग की सुप्रीम अथॉरिटी है, उसकी एकदम धज्जियाँ उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, उनका क्वेश्चन करते रहते थे। कि वोल्टेयर आज भी इतने ज़्यादा फेमस हैं कि आज भी बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है वोल्टेयर को। तो वोल्टेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी खड़े होते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें क्रिटिसाइज़ करना तो वो चाहेंगे कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, जो कि राजा उसको नहीं देता था। देन सेकंड बंदे देखते हैं मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू जो थे बैरन थे वो, और उन्होंने एक थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स दी थी। आज हमें पता है कि हमारी एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है और लेजिस्लेचर अलग है, बट पहले ऐसा नहीं था, किंग ही सब कुछ कर रहा था। दिस मोंटेस्क्यू ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये कहा था कि आपको ये पावर सेपरेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही आदमी में सारी पावर डाल दोगे तो ऑब्वियसली उसका मिसयूज होगा ही होगा। तो ही गेव दिस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, और ये सबसे पहले अमेरिका ने फॉलो किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब उनको आज़ादी मिली। एंड थर्ड जो पर्सन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिज नेम वाज रूसो। रूसो ने क्या किया था, रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, एंड इसके अंदर उन्होंने नए नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 मेजर वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए, जो कि हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आए हैं। ये हमें रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ही मिल जाते हैं। तो रूसो ने क्या कहा था कि हर इंसान जो है
ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट है। एवरी पर्सन इज बॉर्न फ्री, एंड हर इंसान, क्योंकि वो इंसान है, उसके अपने कुछ नेचुरल राइट्स हैं जिन राइट्स को कोई भी नहीं ले सकता है। वो आपके राइट हो गए राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। और ये आपका राजा हो गया या फिर आपके चर्च हो गए, कोई भी इन राइट्स को आपसे छीन नहीं सकता। एंड अगर कोई इन राइट्स को छीन रहा है, अगर कोई डिक्टेटरशिप कर रहा है आपके ऊपर, टिरनी चला रहा है, तो इट इज़ जस्टिफाइड कि लोग उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करके उसको ओवरथ्रो कर दें। तो रूसो का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट था। रूसो ने बेसिकली लोगों को फॉर्डर दिया, मटेरियल दिया क्वेश्चन करने का, कि आपको ऐसे जैसे जी रहे हो अभी राजा के अंगूठे के नीचे, वैसे आपको जीने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ओवरथ्रो हिम। तो ये हमारे फैक्टर थे जिनकी वजह से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोग्रेस कैसे हुआ। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।